नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव की। दोनों ही राज्यों में पिछले एक माह के राजनीतिक आपाधापी के बाद आज महाराष्ट्र की सभी 288 और झारखंड के दूसरे चरण के 38 सीटों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब आम लोगों को इंतजार है एग्जिट पोल का। हालांकि एग्जिट पोल यानी परिणाम 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन आज मतदान का समय समाप्त होते ही विभिन्न सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के परिणाम आने लगे हैं। कौन एजेंसी महाराष्ट्र में किस गठबंधन के सरताज पहनाती है और झारखंड में क्या भाजपा का हिंदुत्व का एजेंडा गुल खिलाएगा या फिर एक बार फिर हेमंत सोरेन को जनता मुख्यमंत्री की कुर्सी से नवाजेगी। दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव में लोगों को इस बार खास दिलचस्पी है। वो इसलिए कि इस बार शिवसेना और एनसीपी के दो गुट मैदान में है। शिवसेना से उद्धव ठाकरे की पार्टी को जनता असली शिवसेना मानती है या फिर उनसे अलग होकर वर्तमान में शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाली एकनाथ शिंदे की पार्टी पर भरोसा जताती है। यही स्थिति एनसीपी में है। अजीत पवार एनसीपी के असली चुनाव चिन्ह घड़ी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो पार्टी के संस्थापक शरद पवार के प्रत्याशी अलग चुनाव चिन्ह के साथ जनता का मत हासिल करने की जद्दोजहद में है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता पार्टी के संस्थापक पर विश्वास जताएगी या फिर चुनाव चिन्ह को तवज्जो देगी। खास बात यह है कि दोनों ही गुटों से बगावत करने वाले दल भाजपा के साथ हैं, तो पार्टी के संस्थापक नेता इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ। खैर, एग्जिट पोल भले ही दोनों राज्यों में सरकार किसी भी दल की बनवा रहे हो, लेकिन सरकार किसकी बनेगी इसकी निश्चितता तो 23 नवंबर को दोपहर बाद ही होगी। तो चलते हैं आज के हमारे मुद्दे, मौजूदा सरकार पर एतबार या बहेगी बदलाव की बयार में। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं। प्रवीण साहू जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं। संजय सिंह यादव जी हैं, आरजेडी नेता बिहार से हैं। हमीदा हसन खान हैं, नेता एनसीपी मुंबई से हैं, शरद पवार की गुट से हैं। संदीप शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक मुंबई से ही हैं। गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं रायपुर से और भूपेंद्र सुलेरी जी वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही प्रवीण जी बात कर रहे हैं कि कृपया मुझे कॉल पे पैच कर दीजिएगा। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं प्रवीण जी? चलिए, हमारे साथ हमीदा हसन जी हैं, एनसीपी शरद पवार गुट से है। हमीदा जी, आपको मेरी आवाज आ रही? चल सुलेरी जी, ये जो अभी फिलहाल एजेंसियां बता रही हैं कि लगभग ज्यादातर एजेंसियां बता रही हैं कि महाराष्ट्र में भी एनडीए और झारखंड में भी एनडीए। हालांकि अभी ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल तो बाद में आएंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है? देखिए, चुनाव एक प्रक्रिया समाप्त हुई। आज 5 बजे तक मतदान थे। उसके बाद मीडिया के साथियों का जो है पोल था, अपना एग्जिट पोल उन्होंने घोषित किया है। और लगभग मैंने आज देखा है तो 6 एजेंसियों के आंकड़े आए हैं और जिनमें एनडीए गठबंधन को सारे लोग आगे बता रहे हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा है कि ये मिथ्या साबित हुए हैं, प्रामाणिकता नहीं आई है। लेकिन हम इससे पहले भी बहस की है चुनाव के पहले इन दोनों राज्यों में, और उस समय भी हम लोगों ने इस अंदाज लगाया था कि क्या है। वहाँ के ग्रास रूट पे भी बात की थी, उसकी सैंपलिंग पे भी बात की थी, और वहाँ के जातिगत और टिकट वितरण तक हमने सब चीज़ों पे चर्चा की थी। उस चर्चा पे हमने ये पाया था कि एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो इस चीज़ को अपने डैमेज कंट्रोल को भी किया, लेकिन साथ साथ ये भी लग रहा था कि कई सीटों में जो चुनाव का जो जीत और हार का रेशो होगा वो कभी कभी कम और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत
ऐसा लग रहा है कि 1% से भी कम टिकट वोट पे परिणाम आ जाएंगे, और जिसके कारण परिणाम के कारण वो जो हम जिसका पूर्वानुमान लगाते हैं वो कभी कभी शिफ्ट हो जाता है। दूसरी बात, इस समय जो ऐसा लग रहा है कि जो अन्य की संख्या बता रहे हैं उन अन्य की संख्या कहीं निर्णायक ना हो जाए। और उससे पहले ये एक अनुमान भी था कि मराठाओं का जो वोट था, अगर वो वोट शिफ्टिंग होता है अगर शरद जी के पास, तो अजीत जी पवार जी की जो पार्टी थी वो उनको नुकसान होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक जो वोट था वो यूनाइटेड होता था हमेशा एक सैंपलिंग के रूप में, बिल्कुल समझ लीजिए एक ठक्का वोट जाता था, एक तरफ जाता था जी। लेकिन जो जिस तरह से योगी जी ने नारा दिया कि कटोगे तो बटोगे, और फिर प्रधानमंत्री ने जो उसको कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जिस तरह इस नारे का प्रभाव इन चुनाव में पड़ा है और आगे राजनीति में भी पड़ेगा। और जो मुस्लिम वोट जो यूनाइटेड हो जाता था, और जो हिंदू वोट था जो कभी दलित में, कभी पिछड़ा में, कभी सवर्ण में, और उसके बाद भी उपजातियों में जो डिवीजन हो जाता था, उस वोट को कलेक्टेड वोट बनाया है इन नारों ने, और इसका प्रभाव भी पड़ा है। और आगे जाकर राजनीति में एक नए आयाम गढ़े जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि इससे एक प्रभाव पड़ा है। क्योंकि उन्होंने कई चीजों की, जैसे झारखंड का चुनाव देख लें, चाहे बंबई के, तो जो विकास की बातें थी वो तो हुई, लेकिन विकास की बातें जब निर्णायक रूप में जाती हैं तो वो फिर इस तरह से हो जाता है कि एक तरफ हमको क्या अल्पसंख्यक के विरोध में देना है, या फिर हमको एक यूनाइटेड बोर्ड हिंदू को बनाना है, तो वो एक हिंदुत्व का जो लेकिन जो इस नारे से जो अल्पसंख्यक मत है 11% महाराष्ट्र में है जी, ऐसे लगभग करीब 15 से 16% झारखंड में है, वो भी तो यूनाइटेड होते हैं। वो तो यूनाइटेड है ही, उसमें तो कहीं है ही नहीं, शक नहीं है। लेकिन जो वोट यहां पे हिंदू वोट जो था, वो जो डिवीजन पे था, SC ST OBC और सवर्ण जो वोट बढ़ जाता था, वो वोट कलेक्टेड इस वोट से हुआ। और उसके कई कारण थे, जैसे उन्होंने वक्फ वोट कानून के बारे में बताया कि अभी लाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि कितना नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, उन्होंने जिस तरह से बताया कि भौगोलिक चेंज किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि जो भौगोलिक परिवर्तन हो रहे हैं, लोग आपके जो बहुसंख्यक के रूप में अल्पसंख्यक लोग के वहां कुछ क्षेत्रों में बहुसंख्यक हो गए हैं, और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की श्रेणी में जा रहा है, तो आने वाले जो 20 या 30 साल होंगे वो किस तरह से होंगे। तो इस तरह से जो विमर्श तैयार किया गया जनता के बीच में, तो उस विमर्श का फायदा निश्चित रूप से उसको पार्टी को मिलेगा। और उसमें मैंने खुद व्यक्तिगत इस चीज को देखा है और परीक्षण भी किया है और चर्चाएं भी हुई, तो लोगों के मन में ये बात आई है कि जो लगातार सत्ता की है और उन सत्ताओं के लोगों ने जो नियम कानून बनाए, जो संविधान में परिवर्तित किए, और उनका प्रभाव जो विमर्श के रूप में जो इस सरकार ने रखा है, उससे काफी कुछ युवा हो, महिला हो, और फिर कुछ योजनाएं जो विकास की हैं, जैसे लाडली बहना, वो भी एक हम देख रहे हैं कि 2018 से जो चुनाव के दौरान चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें एक अलग एक बोर्ड बना है महिलाओं का, और जो एक निर्णायक बोर्ड आधी आबादी। जी सर, हमारे साथ प्रवीण साहू जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए सर। प्रवीण जी, नहीं मां, प्रवीण जी आप ही बोल रहे हैं या फाहमीदा जी बोल रही? फाहमीदा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ प्रवीण साहू जी। प्रवीण जी, मैं आपके पास आता हूं। फाहमीदा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एनसीपी नेता हैं, शरद पवार गुट से हैं। फाहमीदा जी, जो अभी फिलहाल परिणाम आ रहे हैं, उसमें एक बार फिर महायुति गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है एग्जिट पोल में। जी सर, अभी जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से पोजीशन जी फाहमीदा जी, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। प्रवीण जी, आपको बधाई दे दूं या हरियाणा की स्थिति तो नहीं हो जाएगी? प्रवीण जी, आपको बधाई दूं, हरियाणा में एग्जिट पोल बता रहे थे कांग्रेस की। देखिए सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार। जी। देखिए,
आपने बहुत अच्छा विषय कहा कि आप बधाई अभी देंगे कभी देंगे। देखिए, हम अपने कार्यों पर विश्वास रखते हैं। कार्यों के आधार पर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देखिए, महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करने वाली पार्टी है। धरातल पर ने काम किया है, उस कार्यों के आधार पर पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने वाली है। और देखिए, जो वर्तमान में रिजल्ट दिख रहे हैं, यही एग्जैक्ट पोल का रूप धारण करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र अगर मैं कहूं महायुति यानी विकास के यज्ञ में लोगों ने जो आहुति डाली है, उसका परिणाम उनको विकास रूपी दृष्टि से काम देखने के माध्यम से मिलेगा। लगातार जनता ने काम देखा है भाजपा का और आगे भी देखेगी। झारखंड में जो भूख, भय और भ्रष्टाचार जिसके माध्यम से जनता शोषित थी, इस भ्रष्टाचार और भूख भय के आतंक से अब जनता मुक्त होने वाली है, क्योंकि वहां भाजपा गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जनता बहुत अच्छे से जानती है, बहुत अच्छे से उन्होंने देखा है कि देश के विकास की गति को आगे किसने बढ़ाया है, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथियों ने है। इसलिए निश्चित रूप से आज सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अग्रिम रूप से, और सबसे पहले आज मैं धन्यवाद करता हूं सभी मतदाताओं का जिन्होंने अपने घर से निकलकर राज्य के हित में वोट दिया। जी, राज्य के हित में वोट दिया। संदीप शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुंबई से हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है। संदीप जी, जो अभी फिलहाल सर्वे एजेंसियां हैं वो तो ये बता रही कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है आपको, क्या सही है ये एजेंसियों का जो अपना सर्वे है? देखिए त्रिपाठी जी, आज ये कहना जो सर्वे है, हालांकि अगर हमने देखा होगा कि हरियाणा का जो सर्वे था वो सारे के सारे सर्वे और एग्जिट पोल। संदीप जी, आपके पीछे कोई गाना बजा रहा है, कोई गाना बजा रहा है, उसको बंद करवा दीजिए। जी, आवाज आ रही है जी। अभी फिलहाल जो है इस सर्वे पर जो है किसी सर्वे पर चर्चा करना, क्योंकि हरियाणा ने एक चीज बता दिया था कि किसी भी सर्वे पे तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि परिणाम सही ढंग से सामने न आ जाए। जी, महाराष्ट्र के चुनाव को जहां तक हमने बहुत नजदीक से देखा है, जी, ऐसे में एकमात्र उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया जाए तो कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के इरादे से काम करता हुआ नहीं दिखा। अगर आपने देखा होगा, चुनाव प्रचार से लेकर इनके नेताओं के जो भाषण थे, हालांकि कोशिश उन्होंने बहुत की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के सामने जो ताकत दिखनी चाहिए थी, वो गठबंधन की ताकत नहीं दिखी है। तो ऐसे में ये अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी कहना कि कहीं भी सर्वे जो है उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। हाँ, ये है, भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीद की थी उस उम्मीद के पर जो है खरी नहीं उतरेगी, सीटें कम हो रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन सरकार बनाने को लेकर जो पहले से ही हम कह रहे हैं कि कोई तीसरा या चौथा पर्याय जो है देखा जा सकता है, चाहे वो राज ठाकरे के रूप में हो, चाहे वो वंचित अघाड़ी के रूप में हो, या इस तरह की अघाड़ियों को लेकर जो है सरकार बनाने की पहल होगी। और भारतीय जनता पार्टी तोड़ की राजनीति में जो है अब तक पूरे देश में सफल रही है, तो निश्चित तौर पर जो उसी तरीके से आज जो है इसे देखा जाना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है संदीप जी कि आपके आसपास या तो माइक चल रहा है, कोई गाना बज रहा है, स्पीकर बज रहा है, मैं फाहमीदा जी से बात करूंगा, तब तक उनसे आप अनुरोध कर लीजिए कि फिलहाल आधा पौन घंटा के लिए वो गाना ना बजाएं। फाहमीदा जी, मेरी आवाज आ रही है? फाहमीदा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, बोलिए। फाहमीदा जी, अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की सरकार बनती दिख रही है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। सर देखिए, एग्जिट पोल का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो महाराष्ट्र की जो विचारधारा रही है उस हिसाब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। बस 2 दिन का टाइम है, 21 और 22, 23 के दिन सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी इस बार बहुत सही तरीके से सरकार बनाएगी। चलिए, महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी, इसमें मुख्यमंत्री तय हो चुका है कि किसका बनेगा? मुख्यमंत्री का ऐसा है सर, शरद पवार जी ने पहले ही बोला
कि जिसकी जितनी ज्यादा सीट आएगी उनका मुख्यमंत्री का चेहरा रहे। चलिए, तो आपकी ज्यादा आ रही हैं। हम इंशाल्लाह, हमारी तो 65 से 80 का हमारा टारगेट है। आप 87 सीट पे लड़ रही है, कांग्रेस 107 सीट पे 103 सीट पे लड़ रही है। जी, कांग्रेस का भी देखिए, जिस हिसाब से हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं, जी। तो कांग्रेस की भी 80 सीट आ रही है और हमारी भी 65 से 80 के बीच में आ रही है। जी, उधर उद्धव जी भी अपनी ताकत पूरी लगा रहे हैं। लेकिन फाहमीदा जी, उद्धव जी मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था उन्होंने। अब ऐसी स्थिति में अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो फिर न चले जाएं उधर, तो आपकी महाविकास आघाड़ी आधे में रह जाएगी। देखिए, हमने ऐसा नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और ये जो आप बोल रहे हैं तो धोखा दिया था बीजेपी ने जी। तो आज बाला साहेब ठाकरे के कंधे पे पांव रख के बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी हुई, और उन्होंने बोला था उद्धव जी को कि 2.5 साल आपको देंगे, 2.5 साल हम करेंगे। उसके बाद में अमित शाह जी बोलते कि ये जुमला है, इसी वजह से इनका क्लेश हुआ था। और यही आनंद फानन में बीजेपी को पता नहीं चला कि उसने 2.5 साल ही मांगा था उद्धव साहब ने, लेकिन आप लोगों ने, मतलब देवेंद्र फडणवीस जी ने 5 साल दे दिया शिवसेना को जी। इनके 105 जन आने के बाद भी। जी जी। लेकिन एक बात, लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए हैं निश्चित तौर पे आपके अनुरूप रहे हैं। माने शरद पवार जी को ही वहां की जनता ने असली एनसीपी मानी है, क्योंकि 7 और 1 का अंतर था। 8 और 1 का 8 सीट शरद पवार जी की, 1 अजीत पवार जी की। लेकिन विधानसभा में मुद्दे कुछ और होते हैं फाहमीदा जी। मुद्दे देखिए, महंगाई का इन लोग नहीं बोलते, बेरोजगारी। आज आप सोचिए 2.5 लाख पद रिक्त होने के बाद भी इन लोग अगर नौकरी नहीं देते हैं, और जो जिस तरीके से इन्होंने 2.5 साल बैठे तीनों के तीनों, जो रिक्शा सरकार बनी वो, और फैसले कभी लिए लास्ट के 1 महीने के अंदर जी। सारे फैसले लास्ट के 1 महीने लिए। यहाँ से महाराष्ट्र से बेरोजगारी क्यों बढ़ गई? तो यहाँ के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो सारे उधर चले गए। आज शिंदे साहब और अजित पवार दादा बोल रहे थे कि हम विकास के लिए वहां गए, तो विकास क्या किया मुझे आप बताइए। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां चले गए तो वो वापस तो आए नहीं। जी। गुजरात सारे लेके चले गए, तो क्या महाराष्ट्र के लोगों का मुंह का निवाला, जो बच्चे की रोजगारी है, वो छीन के आप दूसरों को देंगे? हम गुजरात से खफा नहीं है, गुजरात भी हमारा इंडिया का ही एक हिस्सा है जी। लेकिन जो चीज जिसकी है, अभी मेरे घर में जो रहेगा तो मैं मेरा पहले देख के फिर बाजू वाले को दूंगी ना। तो इस हिसाब से महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात है कि इन्होंने 1500 रुपए लाड़की बहना को दिया, लेकिन उसके सामने जो महंगाई बढ़ाई, तो हमारा जो किचन का टारगेट है वो सीधा 10,000 से 15,000 पे आ गया। तो एक तरीके से देखें तो जो 1500 रुपया है वो हमारे 10,000 के ऊपर 15 जोड़ेंगे तो भी 11.5 होता, लेकिन यहाँ हम 15,000 चुका रहे हैं। दूसरी बात, महिला सुरक्षा की जो बात आती है, तो जो गृह मंत्री आज देवेंद्र फडणवीस के रहे, तो एक भी महिला सुरक्षित नहीं है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, और महाराष्ट्र की जनता खास करके खुददारों को पसंद करती है, गद्दारों को नहीं। तो ये जो फोड़ा फोड़ी का जो राजकारण है वो महाराष्ट्र में नहीं चलता है। उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम बटेंगे तो कटेंगे। मुझे ये बताइए कि 10 साल से ये सत्ता में है, 90-80% हिंदू लोग हैं। जब भी देखो तो एक ही बात करते, हिंदू खतरे में है। अरे आप सत्ता में हो, केंद्र में भी राज्य में भी, फिर हिंदू सेफ क्यों नहीं है? फिर आपने सबको एक क्यों नहीं रखा? फिर ये क्यों नरेटिव चला रहे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? और एक कौम को कितना टारगेट करोगे आप? एक कौम को टारगेट करके चलने की भी एक हद होती है। इसी वजह से महाराष्ट्र की जनता का विचारधारा ही पूरा अलग है। इसी वजह से हम कहते हैं, और ये हम बड़ी उससे कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार 23 को बनेगी, और जरूर आपके साथ में वापस से डिबेट में आके पेड़ा खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पेड़ा खाएंगे फाहमीदा जी। हाँ, आप कह सकती हैं हरियाणा में जो आया है चुनाव परिणाम, उसके अनुसार आप कह सकती हैं कि एग्जिट पोल बदल गए हैं, लेकिन कश्मीर में एग्जिट पोल सही भी हुए थे। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी, हम आपके पास फिर आएंगे। फाहमीदा जी, आपकी बातों में कितनी सच्चाई है इसका तस्दीक करेंगे संदीप शुक्ला जी। गंगेश जी,
हालांकि पिछले कई बार से देख रहे हैं एग्जिट पोल, हालांकि कुछ एजेंसियों की एग्जिट पोल एग्जैक्ट होते हैं, सही निकलते हैं, लेकिन कई बार गलत भी होते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं, अगर इसका औसत निकाला जाए तो 60 से 70%, 75% एग्जिट पोल सही निकले हैं। इन स्थितियों में जैसा कि अभी हमारे संदीप जी ने भी कहा कि अभी से कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। गंगेश जी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो महायुति ने जो गठबंधन बना के शिवसेना शिंदे के साथ गठबंधन बना के जो भाजपा ने चुनाव लड़ा है, निश्चित तौर पर उनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में अधिकांश एग्जिट पोल भी यही दर्शा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि करीब वहां 150 बागी उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं अलग अलग सीटों पे, मुझे लगता है वो बड़ी चुनौती बन के उभर सकते हैं भाजपा जो महायुति है उसके लिए। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जी। और लगातार पिछली बार जिस तरह से शिंदे की सरकार पिछली बार जो सरकार पलटी थी महाराष्ट्र की, उसको लेकर भी वहां की जनता में कहीं न कहीं नाराजगी है। तो वो एक चीज जो है भाजपा को कहीं न कहीं डैमेज कर सकती है। हालांकि अभी तक का जो दिखा रहा है, और शरद पवार जी का प्रभाव हमने लोकसभा में देखा, ठीक ठाक उनका प्रभाव है। तो एनसीपी को ठीक अच्छी इसमें विधानसभा में भी अच्छी सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इस तरह से अगर देखें तो पलड़ा तो भारी है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। मुझे लगता है टफ फाइट रहेगी और चुनौतियां जो है वो एक्चुअल रिजल्ट तो खैर 23 को आएगा, लेकिन जो चुनौतियां हैं अभी सामने जो दिख रहा है उससे ये लग रहा है कि मामला जो है कहीं ना कहीं टफ है अभी। जी जी, एकदम आसान नहीं है भाजपा के लिए भी, या महायुति के लिए एकदम आसान नहीं है कि एकदम ड्रास्टिक चेंज लाके एकदम जो बड़ा रिजल्ट दे। पलड़ा लेकिन भारी है भाजपा का, इसमें कोई दो बात नहीं है। जी प्रवीण जी, अभी फाहमीदा जी को आपने सुना होगा, फाहमीदा एनसीपी नेता एसपी, यही शरद पवार को। प्रवीण जी, उन्होंने कई आरोप लगाए कि भाई सरकार आपकी है तो महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं है, और सबसे जो मेरा सवाल है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कि आपके नारे को प्रधानमंत्री वहां योगी जी ने जो कहा उसका विरोध आपके ही गठबंधन की सरकार जो बनने जा रही है, जैसा आपको मैंने बधाई दी है, अजीत पवार गुट ने यानी अजीत पवार जी ने ही उसको नकार दिया। ऐसे में आप कैसे मिला करके सरकार बनाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं फाहमीदा जी के वक्तव्य को बहुत ध्यान से सुन रहा था जी। उनके तो अभी से लड़ाई शुरू हो गया, चुनाव जीतने की सीएम कौन बनेगा, ये अपना दावा, ये लड़ाई आपके यहां भी होने वाली है। अपना प्रवीण दावा जी कर रहा है तो एक नाथ शिंदे जी ने हालांकि स्टेटमेंट दिया है। प्रवीण जी, आपके यहां भी होने वाली है। अच्छा प्रश्न उठाया। एक नाथ शिंदे जी ने हालांकि स्टेटमेंट दिया है कि मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूं, आदरणीय त्रिपाठी जी, बहुत लेकिन अच्छा आपके यहां भी होने वाली है। एक बात, जैसा कि हमने उनसे सवाल किया था, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। जैसा कि मैंने फाहमीदा जी से कहा था कि उद्धव ठाकरे जी को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो पलट भी सकते हैं, इसी तरह अजीत पवार जी को अगर आपने अजीत पवार जी के साथ नहीं चले, एक नाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं की, तो ये दोनों लोग पलट सकते हैं। अजीत पवार जी तो पलट ही जाएंगे। प्रवीण जी देखिए, सबसे पहले तो आपको साधुवाद के आपने प्रश्न उठाया। और देखिए, भाजपा गठबंधन एनडीए गठबंधन की विशेषता क्या है, ये समर्पण वाला गठबंधन है। आप देखेंगे, देखिए आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के पहले सीएम थे, उनकी और विचारधारा देखिए, भाजपा की विचारधारा देखिए, अपना समर्पण भाव दिखाते हुए डिप्टी सीएम रहे सरकार में। और एकनाथ शिंदे जिनकी देखिए, जिनका कर रहे सीटों की हम बात करें तो सीट कम है, फिर भी आज हमारे गठबंधन के वो मुख्यमंत्री है। तो निश्चित रूप से भाजपा यानी समर्थन की पार्टी, तो हमारे यहां तो कोई ऐसा लड़ाई है ही नहीं। आपने निश्चित रूप से बहुत अच्छा कोट किया कि आदरणीय सीएम शिंदे साहब ने स्वयं कहा कि वो सीएम के रेस में नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारे यहां तो सीएम की कोई लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार हरियाणा में दावा कर रहे थे कि सीएम ये बनेगा वो बनेगा, और जनता सब कुछ बन गई, सब कुछ समझ गई कि भाई चुनाव के पहले ये हाल है, तो चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस क्या करती, इसलिए जनता ने जो है भाजपा के पक्ष में वोट दिया। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता भी समझदार है, क्योंकि 2004 से लेकर 14 तक यूपीए गठबंधन की सरकार थी, विकास का एक काम नहीं किया। केवल इतने बड़े राष्ट्र में, इतने बड़े राज्य में केवल भ्रष्टाचार की जो है पराकाष्ठा देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से जब से वहां पर एनडीए गठबंधन की सरकार है, लगातार वहां पर विकास हो रहा है। और देखिए, उद्धव जी का मैं क्या ही कहूं, उनको सीएम नहीं बनाया तो इधर तो पलट गए, लेकिन जब से हमारा गठबंधन ऐसा है, मैं बार बार कह रहा हूं, समर्पण वाला भाव है, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इनके लिए सत्ता सर्वोपरि है। एनडीए गठबंधन की विचारधारा राष्ट्र सर्वोपरि की थी और हमेशा रहेगी। जी,
संदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? संदीप जी, अभी फाबिदा जी ने जो कहा उस पे हम आपका आकलन चाहेंगे। साथ में हम ये जानना चाहेंगे कि जो पूरे देश देखना चाह रहा है कि आखिर असली नकली की लड़ाई, ठीक है इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन ये अलग बात है, असली नकली यानी एक नाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे जी, असली शिवसेना, हालांकि चुनाव चिन्ह दोनों लोगों के पास है, आपके एक नाथ शिंदे जी के पास है और उधर अजित पवार जी के पास है। विधायकों की संख्या सांसदों की संख्या के अनुसार चुनाव आयोग का अपना फैसला हो सकता है, लेकिन जनता तय करेगी। लोकसभा में जो फिलहाल रिजल्ट आया उसमें तो उद्धव ठाकरे जी के पक्ष में गए और इधर शरद पवार जी के पक्ष में गई जनता। अब आपको क्या लग रहा है कि वहां असली नकली की लड़ाई में कौन भारी पड़ रहा, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी? आपकी आवाज नहीं आ रही संदीप जी। इस तरह से देखा जाए जी कि ये अस्तित्व की लड़ाई है जी। एक तरफ जो है पवार परिवार में जो है विस्फोट हुआ है, विद्रोह हुआ है, पार्टी टूटी है, दूसरी ठाकरे की अपनी पार्टी टूटी है, और ऐसे में दो अलग अलग पार्टियों के टकराव में जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि ऐसे में इनकी महाराष्ट्र में हनक क्या होती है कि अजित पवार अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने में सफल होते हैं या शरद पवार फिर से जो है अजित पवार को घुटने पे लाने की ताकत रखते हैं। दूसरी तरफ अगर कहीं कहा जाए कि उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पार्टी जा चुकी है, उनके पदाधिकारी जा चुके हैं, अब उनको जो है ये बल तलाशने की जरूरत है कि महाराष्ट्र में उनके अस्तित्व की लड़ाई में उनके साथ वोटर्स उनके साथ कितने हैं, क्योंकि अगर यहाँ वो हारते हैं तो पदाधिकारी और पार्टी के साथ साथ वोटर भी खिसक चुके हैं, ये साफ हो जाएगा और ऐसे में ठाकरे परिवार का अस्तित्व दांव पे लगा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक बड़े अस्तित्व को लेकर, क्योंकि इतने बड़े टूट को लेकर, चाहे पवार परिवार में टूट हो या फिर ठाकरे परिवार में सेब लगाने की कोशिश हो, इसमें एक चीज देखिएगा, मैं ठाकरे परिवार की सेब लगाने की बात कह रहा हूं कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र की लड़ाई अगर देखी जाए उद्धव ठाकरे वर्सेस भारतीय जनता पार्टी जरूर दिख रही है, लेकिन इसमें हम नहीं भूल सकते कि राज ठाकरे का फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा था। राज ठाकरे के फैक्टर में अगर देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के जिन जगहों पर जहां पर उन्हें आवश्यकता थी कि उन्हें लड़ाने की या भारतीय जनता पार्टी के सामने कैंडिडेट नहीं खड़ा करने की, तो वो जो है कहीं ना कहीं देखी जा रही थी उस नजरिए से। और इसलिए जो है मैं कह रहा हूं कि इस पूरे लड़ाई को आज हम अगर आकलन करते हैं कि महाविकास आघाड़ी को जो है ज्यादा सीटें मिल रही है, तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि वोट काटने वाली स्थिति में राज ठाकरे है, उस तरफ जो है ओवैसी की पार्टी के लोगों ने जो है बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में बहुत हद तक जो है अच्छी स्थिति महाविकास आघाड़ी के लिए नहीं है। हाँ ये है कि जो संदीप जी हम ये जानना चाह रहे हैं, संदीप जी ये जानना चाह रहे हैं, इसको इंडिया और एनडीए छोड़ दीजिए, उद्धव ठाकरे जी हावी पड़ेंगे कि एक नाथ शिंदे हावी पड़ेंगे, अजीत पवार जी हावी पड़ेंगे कि शरद पवार जी हावी पड़ेंगे, इन दोनों गुटों में की बात करें? बिल्कुल, देखिए एक चीज साफ है, महाराष्ट्र में अगर पश्चिम महाराष्ट्र की बात करूं, शरद पवार का अपना अस्तित्व है, उनके सामने अजीत पवार का अस्तित्व ना के बराबर है। लेकिन फिर आप देखिएगा अजीत पवार अकेले नहीं है, अजीत पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। हालांकि शिवसेना का अस्तित्व यानी एकनाथ शिंदे का अस्तित्व वहां भले ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व उस इलाके में बहुत बड़ा है। तो ऐसे में अजीत पवार के अस्तित्व को बचाने की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जो काम आएंगे। तो ऐसे में आज ये अस्तित्व भले भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार का बचाने में कामयाब होता है, लेकिन अगर शरद पवार अगर हारते हैं तो ऐसे में शरद पवार के लिए इस उम्र में जो है इस पड़ाव में जो है उनके लिए बहुत ही तकलीफदेह या नुकसानदेह साबित होगा। जी, हमारे साथ संजय यादव जी जुड़ गए हैं, आरजेडी नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। संजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। पटना से संजय जी, आरजेडी हालांकि 6 सीटों पे ही लड़ रही है,
बाकी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रही हैं, लेकिन आपका गठबंधन जो है वो पिछड़ता दिख रहा है एग्जिट पोल में। यानी एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने जा रही है झारखंड में। आप एग्जिट पोल पर ना जाए। हरियाणा चुनाव में क्या हो रहा था जी, हरियाणा चुनाव में सारे एग्जिट पोल जो है हमारे इंडिया महागठबंधन की सरकार बना रहे थे, लेकिन जी। जब एग्जिट पोल आया तो भाजपा की सरकार बन गई। जी, तो इसलिए 23 तारीख का इंतजार कीजिए। झारखंड में तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हेमंत सोरेन जी दूसरी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। हम 6 सीट में से 4 सीट आरजेडी झारखंड में चुनाव जीतने जा रही है। मतलब 23 तारीख का इंतजार कर लें। जी, झारखंड में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर में हम लोग हैं। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है तो शरद पवार की लोकप्रियता में भी कमी नहीं आई है। जी, भाजपा की लोकप्रियता में भले कमी आई। जी, भाजपा तो लोकसभा चुनाव में भी 400 का पार का नारा दिया था, लेकिन वो तो मतलब समझ जाइए कि बहुमत का आंकड़ा भी नहीं जुटा पाई थी लोकसभा में। इसलिए महाराष्ट्र में भी इंडिया महागठबंधन के साथ कड़ी टक्कर है। हम लोग 23 तारीख का इंतजार करें, लेकिन झारखंड में मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। लेकिन जो सर्वे एजेंसी हैं जो एग्जिट पोल करती हैं उनमें से एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो आपकी झारखंड मुक्ति आपकी सरकार बना रही हो झारखंड में। हाँ, तो आपने तो सारे एग्जिट पोल हरियाणा में किसकी सरकार बना रहे? इंडिया महागठबंधन की कांग्रेस की सरकार बना रहे थे हरियाणा में। नहीं, सारी एजेंसी नहीं बना रही थी, लगभग बना रही थी। अब सरकार जी। छोड़ दीजिए तो मतलब मैक्सिमम एजेंसी का क्या था एग्जिट पोल की? कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। जी, हालांकि लेकिन क्या बहुत बन पाई? नेक टू नेक है। 36 सीट अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा आप और कांग्रेस मिलकर ले रही है तो 41-42 करीब 41 सीट ही भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है, जिसमें से 42 सीट चाहिए बहुमत के लिए। आपका मुद्दा क्या था वहां महत्वपूर्ण रूप से? हमारा मुद्दा तो जो हेमंत सोरेन जी ने अपने कार्यकाल में काफी काम किए थे विकास के। जी, मैया योजना भी थी और भी योजनाएं थी। और जो सहानुभूति है झारखंड में, जो भाजपा वालों ने एक साजिश के तहत हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा था, जी, तो झारखंड में आदिवासी समाज के लोगों को ये बड़ा नागवर गुजरा के नौजवान मुख्यमंत्री को नाहक रिजाइन करा करके जेल भेज दिया गया। तो ये हेमंत सोरेन के पक्ष में झारखंड में माहौल था और जेएमएम को तोड़ने की भी कोशिश की और तोड़ने में सफल भी रहे। चलिए, मुख्यमंत्री बनाया था उसको भाजपा ने उसको अपने साथ ले लिया। नहीं तो उनके साथ तो आप चंपाई सोरेन जी बोल रहे हैं उनके साथ अपमान हुआ था, खुद बोल रहे हैं वो। अरे भाई, उसके साथ क्या अपमान हुआ? चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन चाहते तो उस समय अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जिसे जेएमएम में काफी आदर भाव दिया जाता था, शिबू सोरेन के वो साथी थे जी, तो हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी के बदले चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। अब सवाल उठता है कि चंपाई सोरेन तो इतने लालची निकले, जब हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आए तो उसको तो सोचा हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री का पद सौंप देना था। जी, लेकिन इस देश में राजनीति में गद्दारों की कोई कमी है क्या? अरे भाई, थोड़े पीरियड के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, बीजेपी की साजिश की वजह से आपको ही मौका दिया हेमंत सोरेन ने, लेकिन आप जब जेल से बाहर आए तो मुख्यमंत्री रहते आप बीजेपी के साथ ही हाथ मिला लिए जी, और कुर्सी खाली करने को तैयार नहीं थे। जी, उसको तो 23 तारीख को चंपाई सोरेन को भी अपना कद का अंदाजा मिल जाएगा। चलिए हम सोरेन जी 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 हम एक बार बता लोकप्रिय नेता है जी। एक बार मैं अपने दर्शकों को, संजय जी मैं रोक रहा हूं आपको, एक बार रोक रहा हूं मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कौन सी सर्वे एजेंसी किसकी सरकार बनाने जा रही है। सर्वे एजेंसी में न्यूज 19 मैट्रिक्स महायुति 150 से 170, महाविकास अघाड़ी के 110 से 130, अन्य 8 से 10 ये है।
मैं बार बार कह रहा हूं कि हरियाणा में मैक्सिमम सर्वे एजेंसी कांग्रेस की सरकार बना रही थी और रिजल्ट बाद भाजपा ने वहां सरकार बना लिया जी। और भाई तो ये महाराष्ट्र में जो सर्वे एजेंसी दिखा रहा है महायुति की सरकार, तो हम लोग टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब सर्वे एजेंसी पर कोई भरोसा थोड़े रह गया है। चलिए, हम हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता भी हम उनसे बात कर लेते हैं। हम जनता के मैंडेट पर भरोसा करेंगे जी, और हम लोग 23 तारीख का इंतजार करेंगे। चलिए संजय जी, हम आपके पास फिर से आते हैं। हमारे साथ प्रवीण साहू जी हैं, लेकिन एक बार भूपेन्द्र सुलेरी जी, इस पूरे जो अभी तक का जो हमारे डिस्कशन हुआ है उसमें आपकी एक बहुत संक्षिप्त राय। देखिए, दो राज्य हैं, दोनों महत्वपूर्ण राज्य हैं, उसमें 81 सीट हैं झारखंड में, और झारखंड का जो चुनाव था जी, वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसमें हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के भी ही कंधे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, उनके ही उस पर लड़ा जा रहा है। उसमें अगर आप देखें तो मोदी जी की जनसभाएं तो 4 या 5 हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी की सिर्फ 2 ही जनसभाएं हुई हैं और प्रियंका गांधी ने एक भी जनसभा नहीं की। तो यानी कि वहां का जो चुनाव था सिर्फ हेमंत सोरेन, और बीजेपी ने, एनडीए ने पूरा टारगेट रखा था हेमंत सोरेन के करप्शन को। तो इस कारण वहां पे जो लीड के पॉइंट हैं वो वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत से बिंदु थे। उनका करप्शन चार्जेस था कि वो जेल से रिहा हुए थे, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, फिर चंपई सोरेन का आना, वो जहां पे 12 लगभग उनकी 12 विधानसभाओं में उनका प्रभाव है, और वो आज भी सर्वे बता रहा है, और पहले भी ये माना जा रहा था कि संथाई, और वहां पे संथाल जो जनजाति है वो उसका अल्पसंख्यक के रूप में हो जाना, ये उनकी संस्कृति, वहां पे बांग्लादेशी घुसपैठी का मामला, और जो विकास की जब प्रधानमंत्री की जो जनसभाओं में भीड़ देखी गई उससे कुछ स्पष्ट हो रहा था इस तरह का। अब तो ये 23 तारीख को परिणाम आ जाएगा। इसी तरह से हम महाराष्ट्र नेक टू नेक है दोनों जगह। हाँ, इसी तरह हो गया है लगभग। हाँ, इसी तरह से हम देखें 36 और 41 में बहुत अंतर नहीं है। हाँ, इसी तरह से अगर हम वहां पे देखें तो 288 सीटों पे विधानसभा चुनाव थे। विदर्भ हो चाहे वहां पे मतलब कि आप बंगाल के उसके नागपुर के एरिया को देख लें, तो जिस तरह से वहां पे चुनाव किया गया तो उसमें भी यही चीज थी कि यहाँ पे जो मराठा 28% वोट है और 12% मुस्लिम वोट है, और ओबीसी जो वोट है, और ब्राह्मण 8%, और इस तरह से जो की कैंपेनिंग हो रही है, तो उस कैंपेनिंग में निश्चित रूप से भावनात्मक रूप से अजीत पवार वहां के एक बड़े ही सम्मानीय नेता हैं, और उनका प्रभाव है, और उससे कारण अभी जो लोकसभा के परिणाम आए थे तो निश्चित रूप से उद्धव जी की पार्टी को उन्होंने इस तरह से चुनाव में उनको मिली थी और शरद जी को मिली थी। लेकिन ये चुनाव विधानसभा का चुनाव है, तो निश्चित रूप से मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अभी वहां के संदीप जी ने भी बताया कि वो बैकिंग दे रही है बीजेपी उनको, अजीत जी के जो कैंडिडेटों को। लेकिन शरद जी का बड़ा महत्व है, उन्होंने 84 वर्ष की आयु में जनता से भावनात्मक अपील भी की कि मेरा अंतिम चुनाव है, और वो मराठाओं में उनकी अच्छी पकड़ है, और वो वहां के मर्मज्ञ नेता हैं। तो उससे मुझे तो ऐसा लगता है कि अजीत जी का कद घटेगा और इनका कद बढ़ेगा। अब बात रही उद्धव जी और उनके बीच की बात सिंधे गुट में, तो लोकसभा में उद्धव जी को निश्चित रूप से फायदा मिला था, उनकी सीटें बढ़ी थी, उनकी सीटें घटी थी, 7 सीटें हो गई थी सिंधे गुट की। तो ये जो है, अब इस बात में फिर वही चीज आती है कि बीजेपी उनको कैंपेनिंग कर रही है, क्योंकि बीजेपी का पूरे क्षेत्र में जनाधार है, और उसके रूप में वो वहां पे एक अगर कंपाउंड वोट बन जाता है तो आने वाले समीकरण में कुछ नए समीकरण भी बन सकते हैं। लेकिन नेक टू नेक है, और अब 2 दिन की बात है तो 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन आज की परिस्थिति में हम देखें तो इस तरह से लग रहा है, लेकिन अगर वो जिस तरह से भी अगर कुछ थोड़ा बहुत गुणा भाग कम रहा तो मुझे लगता है उसको समाहित कर लेगी एनडीए। चलिए प्रवीण जी, मेरी आवाज आ ही रही होगी। पहले शुरू में जो एजेंसी बता रही थी वो काफी अंतर बता रही थी, लेकिन अब लगभग जैसे 145 141 आप वहां महाराष्ट्र में ले रहे हैं, तो 130 के करीब, 132 के करीब महाविकास अघाड़ी भी जा रही है। यहाँ 41 और 36 का अंतर आ रहा, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यहां लगता है फिर अन्य का खेल हो जाएगा। प्रवीण जी, देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं पहले कह रहा हूं कि देखिए, चाहे सर्वे की कुछ भी रिपोर्ट्स आए, हमने धरातल पर काम किया है। इसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि 23 तारीख को चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो झारखंड हो, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। आज अगर मान लीजिए सर्वे के रिपोर्ट्स हमारे खिलाफ होते तो भी मेरा वक्तव्य यही रहता,
क्योंकि देखिए हमने धरातल पर काम किया है, जनता के लिए जमीन में हमने काम किया है। इस कार्य के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार बनेगी। आदरणीय संजय यादव जी को मैं सुन रहा था, झारखंड के विषय में कह रहे थे, चंपाई सोरेन जी के विषय में कह रहे थे, और कह रहे थे कि भाई हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन जी को सीएम नहीं बनाया। अरे भाई, आप चाह रहे थे कि चंपाई सोरेन जी आपकी कठपुतली का काम करे, क्योंकि यूपीए गठबंधन की विशेषता यही है कि वे केवल पद पर कठपुतली को चाहते हैं, लेकिन आदरणीय चंपाई सोरेन जी कठपुतली नहीं बने, इसलिए उनकी विचारधारा उनसे भिन्न हो गई। तो निश्चित रूप से ये लोग कठपुतली वाला चाहते हैं, लेकिन धरातल पर काम करने वाला व्यक्ति। संजय जी वेट करिए, संजय जी इंतजार करिए, उनकी बात आने दीजिए, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। सुन लीजिए जी। आदरणीय संजय जी, साहस रखिए, सच सुनने का साहस रखिए। मैंने पूरे धैर्यतापूर्वक आपको सुना। 23 तारीख को चाहे वो आरजेडी हो, चाहे विपक्ष के जितने भी गठबंधन हो, ईवीएम को दोष देंगे कि ईवीएम हैक हो गया, भाई ईवीएम से सेटिंग हो गई। तो निश्चित रूप से पुराना जिनका रोना है दोबारा रोएंगे। धरातल पर काम किए होते तो इनको वोट्स मिलते। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, भाजपा गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने वाली है। और जितने ख्याली पुलाव विपक्ष को बनाना है बनाइए, लेकिन आपके ख्याली पुलाव केवल ख्यालों में ही रहने वाले हैं। धरातल पर हमने काम किया है, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथियों को चुनने वाली है। चलिए, आपने कहा कि सर्वे एजेंसियां अगर आपके विरोध में भी जाती तो भी आप कहते इस आपके विश्वास को मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन कभी कभी उलट भी जाता है। ऐसा नहीं है प्रवीण जी, कश्मीर में भी आप बना रहे थे, जम्मू कश्मीर में भी उलट गया, बहुत सारी जगह बना रहे थे, उलट गया। जी संजय जी, अब आप अपनी बात रखिए, प्रवीण जी अपनी बात पूरी कर चुके। ये बता रहे थे कि चंपाई सोरेन को हम लोग कठपुतली बना के रखना चाह रहे थे। जी। तो भाई, जो भी पार्टी है, हमारे बीजेपी के जो साथी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से पूछे हैं कि उसके केंद्र में जितने मंत्री हैं तो वो कठपुतली से कम है क्या? किसी मंत्री की कोई कुछ चलती है क्या? अरे संजय जी, ये कहां से पता चला किसी मंत्री की नहीं चलती है? आपको किसने बता दिया? नहीं चलता है। आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, आप सुन लीजिए, आप तो मेरी बात भी सुन लीजिए। आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक जेपी नड्डा जी हैं, उसे अमित शाह बांह पकड़ के खींच करके पीछे कर देता है, तो वहां पर किसकी दादागिरी चलती है? पार्टी बीजेपी जैसे जो कड़ी आपत्ति व्यक्त करता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा अपमान आप नहीं कर सकते। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान है, चाहे उसका दायित्व कुछ भी हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, सबको एक समान दृष्टिकोण से हम देखे जाते हैं। आपकी तरह कठपुतली की तरह हम उनको व्यवहार नहीं करते, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं हम। आप माने या ना माने, आरजेडी का ये वही नेता है जिनके यहाँ पहले लालू यादव सीएम बने, उनके बाद उनकी प्रवीण जी आप सुन लीजिए, उनकी बात आ जाए, आप कड़ी आपत्ति करिएगा, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। परिवारवाद वाली पार्टी किस प्रकार कार्यकर्ता का प्रवीण जी सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए। प्रवीण जी, आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि आपके यहाँ रांगा और बिल्ला की ही चलती है, मोदी और अमित शाह की चलती है, बाकी किसी। अरे जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहां पकड़ के पीछे कर दिया जाता है, किसी मंत्री और आपके यहाँ केवल भ्रष्टाचारियों की चलती है। अरे सारे भ्रष्टाचारी नेता को आपने अपने में समाहित कर दिया है भाजपा वालों ने। जिस पर सीबीआई ईडी लगी हुई थी, वो सारे चावला घोटाला किसने किया बताइए? कोई असम के मुख्यमंत्री बन गए, कोई कहाँ के बन गए। तो सारे भ्रष्टाचारी को तो आप अपने अंदर समाहित करते हैं। भाजपा वॉशिंग मशीन में जो भ्रष्टाचारी जाते हैं वो सदाचारी हो जाते हैं। आप भ्रष्टाचार की बात ना ही करें तो बेहतर है। चलिए, अरे आप तो जाति धर्म मतलब हिंदू मुसलमान की राजनीति है तो साबित करिए उसको, कोर्ट जाइए आप। अरे साबित कोर्ट जाइए, किसने रोका आपको कोर्ट जाने से? अरे भाई, आप मैंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं होता। माननीय लालू यादव पर आरोप सिद्ध हो चुका है। अपने गिरेबा पर झांक कर देखिए। प्रवीण जी, आपने खुद कहा कि संजय जी को, संजय जी से प्रवीण जी आपने कहा कि आप हमारे समय में, आप अपने समय में बोलिएगा। आपको मैं फिर दे देता हूँ, समय अभी बहुत टाइम है। संजय जी अपनी बात संक्षेप में खत्म करें। मैं संक्षेप में महोदय ये कहने चलिए, बोलिए। भाजपा जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, सीबीआई ईडी का जांच करवा रही थी,
तमाम नेता तो आज उसी की पार्टी में चले गए हैं। ये करप्शन की बात क्या करेंगे? जी ये तो मतलब सत्ता बचाने के लिए सारे कुकर्म करते हैं और दूसरे पर आरोप लगाते हैं। चलिए, आपकी बात आ गई प्रवीण जी। संजय जी, आपकी बात आ गई। अब आप उत्तर दे लीजिएगा प्रवीण जी, लेकिन एक गंगेश जी से हम एक टिप्पणी और ले ले। गंगेश जी, शुरुआती उसमें बड़ा लग रहा था कि जो एनडीए गठबंधन है आराम से दोनों राज्यों में सरकार बना रही है, लेकिन अब जो स्थिति आ रही है जो अलग अलग, उसमें ये लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। मुश्किल से 8 से 10 सीट को, ऐसे में अन्य जो हैं निर्दलीय हैं, दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। गंगेश जी। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि खासतौर पर महाराष्ट्र में जो 150 बागी खड़े हुए हैं अलग अलग सीटों पे, वो निश्चित तौर पे समीकरण कहीं न कहीं प्रभावित करते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि और उसके अलावा जो निर्दलीय है वो तो इनका जो जोर है वो कहीं ना कहीं भाजपा को के गठबंधन को, जो महायुति, उसको प्रभावित करेगा महाराष्ट्र में। झारखंड में भी देखिए, एक तरफ जहां पर लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा भाजपा ने उठाया, तो दूसरी तरफ ये भी है कि जैसा अभी संजय यादव जी बोल रहे थे कि वॉशिंग मशीन वाला मुद्दा भी चला है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के रिजल्ट को अगर आप कंपेयर करें इन सब से, यहां पर भी जमकर चला था। भूपेश बघेल और उनके जितने लोग थे जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे आपका महादेव ऐप घोटाला हो, उसमें लगातार कांग्रेस ही मुद्दा उठाती रही कि वॉशिंग मशीन में इनके नेता धुल के निकल रहे हैं। लेकिन आखिर में पब्लिक ने भ्रष्टाचार को मुद्दा माना। पीएससी घोटाला बड़ा मुद्दा था यहाँ। तो इस तरह के मुद्दे जनता के बीच जाते हैं तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार जो है भारी पड़ता है। भले आप कितना ही दूसरी पार्टी को दोष देते रहे कि वॉशिंग मशीन से धुल रहा है, या अपन ये बोलते रहे कि इतना सारा ईडी, मतलब एजेंसियों को, ईडी और सीबीआई को और आईटी को भाजपा जो है अपने इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए, और ऐसे नेताओं को क्लीन चिट दे रही है जो उनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जनता कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे को देती है तवज्जो। तो अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए तो निश्चित तौर पर इसमें दोनों ही पार्टी, मतलब महागठबंधन का पलड़ा मजबूत होता है। संदीप जी, एनडीए का पलड़ा मजबूत होता है। जी। लेकिन वहीं पर जैसे यहाँ अभी तक जी बोलिए गंगेश जी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि लेकिन जो अभी झारखंड का अब तक का जो रहा है ट्रैक रिकॉर्ड, उसमें अभी चंपाई सोरेन जी वाला एपिसोड है, उसमें भी देखिए शुरू में सीधा उसमें एक मैसेज ये गया कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के चले गए भाजपा में। तो उसका भी एक नुकसान हो सकता है मुझे लगता है भाजपा को। और वहां पे कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना होल्ड शुरू से रहा है लगातार। हेमंत सोरेन हो या और उनका भले उन पर आरोप लगा है, लेकिन यह है कि शिबू सोरेन के समय से ही लगातार भ्रष्टाचार वहां मुद्दा रहा। हर साल वहां पर मुख्यमंत्री बदलते रहे, तमाम चीजें लगातार। सबसे ज्यादा जो चेंज हुआ है मुख्यमंत्री के कार्यकाल का, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री वहीं बने जब से राज्य बनने के बाद से 17-18 यहाँ से मुख्यमंत्री वहां बदल चुके हैं। तो उसके बावजूद अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर अपना जनाधार बना के रखी हुई है तो इतना आसानी से इतना पिछड़ने वाला मामला भी दिखाई नहीं देता, मुझे ऐसा लग रहा है। जी, ये वजह है कि दोनों जगह कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जी। चलिए, हम एक बार संदीप जी के पास जाएंगे, लेकिन संदीप जी एक मिनट में आपको 4 सर्वे एजेंसी है जो महाराष्ट्र को लेकर के क्या कह रही हैं, हम आपको बता देते हैं। सर्वे एजेंसी न्यूज 24 चाणक्य क्या कह रहा है? महायुति 152 से 160, महाविकास अघाड़ी 130 से 138, अन्य 6 से 8। सर्वे एजेंसी PMARQ, महायुति 137 से 157, महाविकास अघाड़ी 136 से 146, अन्य 2 से 8। सर्वे एजेंसी पीपुल्स पल्स, महायुक्त 182, महाविकास अघाड़ी 97, अन्य 9। इसी तरह सर्वे एजेंसी इलेक्टोरल एस, महायुद्ध 118, महाविकास अघाड़ी 150, अन्य 20। तो संदीप जी, 3 एजेंसी एक तो बहुत जबरदस्त महायुति गठबंधन को बना रही, लेकिन अंतिम जो मैंने आपको बताया वो महाविकास अघाड़ी की सरकार बना रही है 150-118 के साथ। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में त्रिपाठी जी कहा था कि अभी किसी डिसीजन पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस बार जो सीटों का बंटवारा हुआ या जो राजनीतिक समीकरण है, अभी एनसीपी की प्रवक्ता हमारे साथ है, उन्होंने जिस तरह से बताया कि शरद पवार की स्थिति जो रही है
लेकिन उसके बावजूद जो वोट काटने की जो अपनी रणनीति रही है भारतीय जनता पार्टी की, उस रणनीति पे अभी तक हम ध्यान नहीं पहुंचे। जहां उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट है वहां राज ठाकरे कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर पश्चिम महाराष्ट्र में अगर बात कहा जाए कि शरद पवार का अस्तित्व या उनका दबदबा बहुत अच्छा था, तो वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार कर रहे थे, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के हो या अजित पवार या बीजेपी का हो, तो ऐसे में उसका जो फैक्टर होगा वो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। और ऐसे में हम लोग पहले से ही कहते आए हैं, ये जो सर्वे है को छोड़ भी दिया जाए, ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उतनी सीटें नहीं पाएगी जितनी की तुझे सरकार बनाने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी, ऐसा बार बार हम लोगों ने आकलन किया था। लेकिन उसके लिए कहीं न कहीं एक तीसरी शक्ति का जो है इन्हें सहारा लेना होगा, और वही जो समीकरण है महाराष्ट्र में फिलहाल होता दिख रहा है। चलिए प्रवीण जी, बहुत थोड़ा समय कम है। संजय जी की बातों का आप उत्तर दे रहे थे, मैंने आपको रोका था उस बीच में, लेकिन कुछ एकाध दो सर्वे एजेंसी उल्टा भी कर रही है, मैंने पहले भी कहा था, और हरियाणा आपके सामने ही है। देखिए, मैंने विनम्रतापूर्वक पहले ही कहा कि यदि कोई भी सर्वे एजेंसी हमारे खिलाफ बोलती है तो भी जनता के बीच हमारे कार्यकर्ता ने जो काम किया है, हमारी सरकार ने जो काम किया है, उसके आधार पर पुनः कहूंगा कि हमारी सरकार दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। कांग्रेस और आप कहें तो उनकी गठबंधन की आप बयानबाजी देखिए, कभी कुत्ता कहते हैं, कभी जोकर कहते हैं, कभी हमको जहरीला सांप कहते हैं, कभी कहते हैं कि हम काट देंगे। तो ये निश्चित रूप से उनकी बौखलाहट है, ये उनकी झुंझलाहट है, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार बनने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से राजनीति की अगर आप देखें तो ये निकृष्टतम राजनीति है, और ये बयान निश्चित रूप से अशोभनीय है। आज तक किसी भी उनके नेताओं ने इस विषय में खेद व्यक्त नहीं किया। तो जनता सब कुछ देख रही है कि आप राजनीति करिए, लेकिन इस प्रकार के बयान ये निश्चित रूप से मर्यादा को पार करने वाले, लांघने वाले हैं। तो ये सब दिखाते हैं कि विपक्ष अपना हार को स्वीकार कर चुका है। 23 तारीख को परिणाम केवल औपचारिकता है। आप और मैं दोबारा सभी साथियों के साथ बैठेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा और गठबंधन की सरकार दोनों राज्यों में आपको वापस दिखेगी। लेकिन आपको भी झारखंड में भगवा और फतवा और बटेंगे तो कटेंगे, आपको ये सब नहीं, आपका ही गठबंधन के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आपकी पार्टी की पंकजा मुंडे जी और चौहान जी ने कहा तो हमने किसी को मारने काटने की बात नहीं की त्रिपाठी जी। चलिए चलिए, हमने किसी को मारने काटने की बात नहीं की, किसी को कुत्ता नहीं कहा हमने, किसी को जोकर नहीं कहा हमने जी। हमने तो एकजुटता की बात की कि एक है तो सेफ है। चलिए, हमने कहा किसी को जहरीला सांप कहा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कह रहे हैं विपक्षी के नेताओं को, तो समझ लीजिए कि कांग्रेस के नेताओं की विचारधारा क्या है, उनके मन में जहर है। प्रवीण जी, समय समाप्त हो गया है, आधा मिनट में हम आपका समापन चाहेंगे। भूपेंद्र जी, निश्चित रूप से ये आधा मिनट जी। ये आज जिस पे चर्चा की, दो महत्वपूर्ण राज्य हैं, और इन राज्यों से अगर एनडीए पिछड़ता है तो एक नए समीकरण बनेंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और उसकी एक नए आयाम होंगे। और अगर एनडीए होगा सत्ता में आता है तो निश्चित रूप से एक निसंदेह एक नया उनका एक जो मैनेजमेंट, उनका जो जिस तरह से नरेटिव और जिस तरह से उन्होंने हिंदू एकत्रीकरण की बात कही, वो संदेश गया, वो भी एक नई राजनीति की ओर दिशा करेंगे। ये तो अब 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में जो समीक्षा से इससे निकलता है तो यही निकल रहा है कि अभी के हिसाब से एनडीए को बहुमत या उसकी सत्ता के करीब पहुंच रहा है। समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप शुक्ला जी आपका, संजय यादव जी आपका, फाहमीदा जी आपका, गंगेश जी आपका, प्रवीण जी आपका और भूपेंद्र जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की, जिसमें अलग अलग एजेंसियों के ज्यादातर सर्वे में महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं झारखंड में बीजेपी गठबंधन और ईडी गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। अब 23 नवंबर का इंतजार है, जब ईवीएम से महाराष्ट्र और झारखंड में बनने वाली सरकार की तस्वीर साफ होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।